हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी टेस्ट मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड का यूज़ हम ऐसे टेस्ट के रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं जिसमें कि इक्वल पार्ट्स होते हैं, यानी कि फॉर्म ए और फॉर्म बी। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि टेस्ट ये मेथड वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पे दो सिमिलर टेस्ट एक ही एट्रीब्यूट्स को मेजर आउट कर रहे हो। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन दोनों ही फॉर्म से मिले, दोनों ही टेस्ट से मिले मीन्स, वेरिएंसेस और जो इंटर आइटम कोरिलेशन है वो दोनों ये सभी सिमिलर होने चाहिए। अब बात आती है इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोनों ही फॉर्म्स या टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सेम मैनर पे होना चाहिए। सपोज अगर हम किसी आईक्यू लेवल को चेक कर रहे हैं और पहला पेपर या पहला फॉर्म जो है हमने पेपर पेन टेस्ट को रखा है, तो दूसरा भी हमारा फॉर्म भी पेपर पेन टेस्ट ही होना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस टेस्ट पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह का हो सकता है। पहला तो ये कि अगर हम दोनों ही फॉर्म को एक ही टाइम पे, एक ही सैंपल पे इम्प्लीमेंट करें तो वहाँ पे हमारा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है और उसके बिहाफ पे हम वहाँ पे आने वाले एरर वेरिएंसेस को चेक कर सकते हैं, जो कि उसका कंटेंट सैम्पलिंग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दो फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू। तो फॉर्म ए के कंटेंट और फॉर्म बी के कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा। तो वही हमारा एरर वेरिएंसेस बनेगा जिसके बिहाफ पे हम रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन बनती है कि दोनों ही फॉर्म्स को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, एक के बाद दूसरा किया जा रहा है, उसमें ड्यूरेशन हो रही है। यानी कि आज एक किया गया, फिर कल कर सकते हैं, या 14 या 15 दिन बाद कर सकते हैं, या 1 महीने बाद कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है उसको हम डिलेड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड कहते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो फॉर्म ए है वो पहले कर दिया जाता है और बाद में फॉर्म बी को किया जाता है, जिससे कि जो एरर वेरिएंसेस होता है उसमें वो क्या हो सकता है, टाइम सैम्पलिंग होता है और कंटेंट सैम्पलिंग। कंटेंट सैम्पलिंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। टाइम सैम्पलिंग की बात ये होती है कि क्योंकि इसमें ड्यूरेशन शामिल हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो दूसरी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि सेम एक ही एट्रीब्यूट को हम मेजर आउट कर रहे हैं। सपोज हमने बात की थी आईक्यू की, तो हमने 15 दिन बाद उसकी आईक्यू का फिर से फॉर्म बी का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर किया है फॉर्म ए के बाद, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एरर वेरिएंसेस होता है वो टाइम सैम्पलिंग और कंटेंट सैम्पलिंग दोनों हो जाता है, और ये कौन सा मेथड कहलाता है? डिलेड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड कहलाता है। फिलहाल सेकेंड मेथड को कम ही यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाले को ही ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि रिलायबिलिटी को अच्छे से मेजर आउट कर सके। अब बात आती है मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड की। तो रिलायबिलिटी जो हम इसकी मेरिट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, यानी कि कालिक स्थिरता को चेक कर सकते हैं, जिसमें कि अभी हमने देखा था कि टाइम ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद इसके बिहाफ पे हम जो भी दोनों ही फॉर्म्स को हैं एडमिनिस्ट्रेट करने में जो भी इंटरनल कंसिस्टेंसी हो रही है वो चेकआउट हो जाती है इसके थ्रू, और इसके बाद हम इसके वेरिएंसेस को भी इजीली चेक कर सकते हैं। डीमेरिट्स की, अब चाहे वो पहले फॉर्म की बात हो रही है चाहे दूसरे फॉर्म की बात हो, और चाहे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप की बात हो रही है चाहे दूसरे ही एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप की बात हो रही है, जिसमें हम 15 दिन का गैप ले रहे हैं या उससे ज़्यादा का गैप ले रहे हैं, तो तीनों ही कंडीशंस इसमें लागू होती है कि हम उसका टेम्पोरल स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं और एरर वेरिएंसेस को भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा कि डीमेरिट्स क्या होते हैं। डीमेरिट्स में अगर हम देखते हैं तो क्योंकि फॉर्म दो हैं, एक ही एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हम दो फॉर्म एक ही एट्रीब्यूट्स को मेजर करने वाले में स्टेटमेंट या कंटेंट को डेवलप कर पाए। ठीक है, इसीलिए इसको ये आज के टाइम पे बहुत
कम यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक ही एट्रीब्यूट को मेजर आउट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट या जो भी कंटेंट है वो बना सकें। फिर उसके बाद में ये दोनों ही फॉर्म चूंकि हम सिमिलर टाइम पे कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है, अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं तो ये फॉल्टी रिजल्ट्स देते हैं, या स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन या कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके डिफरेंट मेजर अमाउंट होता है या मिसमैच हो सकता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स होती हैं जिसके ब्याह पे हम देख सकते हैं कि पहला फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड का थोड़ा सा ड्रॉबैक निकल के आता है। इसके बाद में हम इसमें ये भी देख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो पहला एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप हो या दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप हो, दोनों में अगर एरर वेरिएंसेस ज़्यादा आते हैं तो हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी जो होती है वो टेस्ट की कम हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल टेस्ट नहीं बन पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड की, स्कोरर रिलायबिलिटी मेथड की। इसमें हम देखते हैं कि आजकल बहुत कम ही यूज़ होता है। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो भी हम इंडिविजुअल या रिस्पोंडेंट्स लेते हैं उनको अपनी ही लैंग्वेज में सब्जेक्टिवली आंसर देना होता है, और उनके द्वारा जो भी दिए गए आंसर्स होते हैं उनको दो एक्सपर्ट्स या एग्जामिनर्स एनालिसिस करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों के जो एनालिसिस आई होती है उसके बेसिस पे हम कोरिलेशंस निकालते हैं, और कोरिलेशन निकालने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो अगर हमको कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्कोरर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट या स्कोरर रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट ये हो जाती है कि यहाँ पे एरर वेरिएंसेस ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल का इंटरप्रिटेशन दो इंडिविजुअल या एग्जामिनर्स कर रहे हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव के से कर रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल पे कोई परफॉर्मेंस टेस्ट हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है और उसके बाद में हमने दो एग्जामिनर्स को बोल दिया है कि आप उनके परफॉर्मेंस को मेजर आउट करिए या इसको इंटरप्रिटेट करिए, तो क्या है ज़रूर ये ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि दोनों सिमिलर ही चीज़ों को बताएंगे। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में उनकी अपनी ओपिनियन हो जाएगी यहाँ और अपने पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी आ रही है, यानी कि बायस्ड हो रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, वो दोनों एग्जामिनर्स या एक्सपर्ट्स अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो आर्ग्यू करने लगते हैं, फिर वो एरर वेरिएंसेस को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे फॉल्टी एनालिसिस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो अगर एग्जामिनर्स तो ज़्यादा इम्प्लीमेंट तो हम इस टेस्ट को या मेथड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर दे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो गाइस यहीं तक था आज हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स को जानेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल या मैथड्स जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं रिलायबिलिटी टेस्ट के, वो किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।